हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये होगी आपकी गाइडेंस वीडियो एमएजी 1 के लिए। बाय बाय सबकी गाइडेंस वीडियो आने वाली है, सो डोंट बी वरीड अबाउट इट। एंड आई नो दैट आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्किंग हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ भी हैं आप में से। एंड यू गाइज डोंट इवन नो व्हाट टू रीड, व्हाट टू नॉट, एंड कहाँ पे आपको फोकस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, क्या बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। एंड आई नो कि मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इफ़ यू आर वर्किंग। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है मेनली। अगर कोई बंदा ऐसा है, कोई भी बच्चा ऐसा है जो पूरी क्लासेस ले रहा है, आई मीन उसने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर रखा है, उसने सारे प्लेज, ड्रामाज, पोइट्री सब कुछ पढ़ा हुआ है, देन आई थिंक यू कैन स्किप। बट अदरवाइज अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया है, अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो क्योंकि दिसंबर में ही आपके पेपर होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग टू स्टार्ट विद टुडेज ऑनवर्ड, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को टिल द एंड देख रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एमईजी 1 की, क्योंकि एमईजी 1 से ही आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एमईजी 1 का जो पेपर होता है ना, वो दो तरीके से आता है। एक तरीका आपका होता है जहाँ पर आप मेनली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है जहाँ पर आपको आरटीसी आती है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि आरटीसी जो होती है ना, बहुत स्कैरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको सिर्फ 4-5 लाइन्स दे रखी हैं एंड आपको वो लाइन्स पढ़नी है। आपको पता लगाना है कि वो लाइन्स कौन सी पोइट्री से हैं। पोइट्री पता लगाने एक बड़ी डील होती है। देन आपको पता होना चाहिए कि वो पोइट्री लिखी किस पोइट ने है, और उसके बाद अगर आपको पता भी चल गया तभी भी उस पोइट्री का मतलब क्या है, उन लाइन्स का मतलब क्या है, आरटीसी दैट मीन्स रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो वो थोड़ा सा स्कैरी हो जाता है एंड आई नो कि वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ऑलराइट, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फर्स्ट तरीके का पेपर होता है ना, जो मैंने बोला जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको एक आरटीसी आती है। मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें आपको 4 आरटीसी दे रखी होती है। आपको उन 4 आरटीसी में से कोई भी 2 आरटीसी करनी होती है, तो आपका 20 नंबर का पहला क्वेश्चन हो जाता है। और बाकी के आपको 2 से 9 तक के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ये अगर पेपर का पैटर्न क्वेश्चन वाला आता है ना, वो पेपर आपको थोड़ा सा ईजी पड़ता है। क्यों पड़ता है उसका भी एक लॉजिक है, रीज़न है। देखो, जब भी पेपर आपका आ रहा है क्वेश्चन वाला, तो एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होती हैं किसी भी ऑथर से, किसी भी पोइट से रिलेटेड, कि उसकी पोइट्री में ये चीज़ें हैं। आपको एक समरी लिखनी होती है, और समरी लिखने में हमें पता है कि हम लोग कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छी समरी लिखते हैं हम सारे लोग। बट वहीं पे अगर आपका पेपर आरटीसी वाला आ जाता है तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि आरटीसी में आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कौन सा पोइट है, कौन से टाइम पे लिखी गई थी। तो ये तो उसके हो गए 2 तरीके के पेपर आते हैं, मैंने आपको बता दिया। प्लस कि आपकी वेटेज मैंने आपको बताई। अगर क्वेश्चन वाला पेपर आता है तो आपकी वेटेज होती है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आरटीसी का, जो कि कंपलसरी होता है। पेपर अगर क्वेश्चन वाला आ रहा है ना, उसमें भी एक आरटीसी का क्वेश्चन आता है, वो कंपलसरी होता है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जब भी पेपर आता है ना, इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना। क्यों? बहुत बार बच्चों को लगता है कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 10, लेकिन नहीं। जब क्वेश्चन वाला पेपर आता है उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ कंपलसरी, वो आपको करना ही करना है, और उसको छोड़ के आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। तो वो चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए जब आप प्रिपेयर करें अपने पेपर्स के लिए, कि इग्नू वाले ना आपको शीट नहीं देंगे, एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं देंगे। तो जो भी आपकी बुकलेट आएगी ना, जिसमें आई थिंक 30 पेजेस होते हैं, 32 पेजेस होते हैं, आई डोंट इवन रिमेंबर एग्जैक्टली। तो जितने भी उसमें पेजेस होते हैं उसको छोड़ के आपको कोई भी लूज़ शीट नहीं मिलेगी। तो फिर इससे बेहतर है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। कुछ ऐसा ना हो जाए लास्ट में कि आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, आपकी शीट ख़त्म हो गई, आप मांगोगे वो देंगे नहीं, क्योंकि वो अब रूल में बचा ही नहीं है। पर फिर भी एक बार अपने आप को क्रॉस चेक कर लेना, जिस भी सेंटर पे आप जाओ, बुकलेट का जो लास्ट पेज होता है वहाँ पे ये चीज़ मेंशन होती है, आप उस पेज को पढ़ना। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप एक बार जो आपका भी आपके रूम में जो भी इंस्पेक्शन के लिए है या फिर जो भी टीचर है, इन्विजिलेटर है, आप उनसे कंफर्म कर लेना, क्योंकि वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी कि एटलीस्ट आपको एक बार पता चल गया कि आपको किस तरीके से करना है। अब दूसरा डाउट एक है, इम्पॉर्टेंट डाउट है बच्चों का, कि कितना क्वेश्चन जो है वो कितने पेजेस में करना है। देखो, इसका कोई एक फिक्स एरिया नहीं होता है कि आपको कितने पेजेस में कितने आंसर्स को कवर करना है, बट एक बहुत ही सटल सा आइडिया होता है ये, कि आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं और अपनी शीट्स को डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपका आरटीसी वाला पेपर आ रहा है एमईजी 1 का,
जो कि आपकी ब्रिटिश पोइट्री है। आपको 10 क्वेश्चन करना है, 10 आरटीसी करनी है। और आपके पास अगर सोच लो, अगर आपके पास 30 पेजेस हैं तो आपको हर एक आरटीसी को 3 पेजेस का सिर्फ एरिया देना है, 3 पेजेस ही देने हैं। आप है ना एक फटाफट से निशान मार्क करते चलो, और छोटा सा एंड में क्रॉस लगा दो या फिर कुछ भी छोटा सा निशान लगा दो पेन से, कि आपको अपना पूरा एक आंसर उधर तक कंप्लीट कर देना है। क्योंकि अगर आपको एक आंसर बहुत अच्छे से आता है, आपने उसको 6 पेजेस में लिख दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो है तो 10 ही नंबर का ना, आपको 30 नंबर थोड़ा ना मिलेंगे उसमें। तो जो भी क्वेश्चन की वेटेज है ना, उसके हिसाब से सबको डिवाइड करके चलो। अगर आपके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन वाला पेपर आ गया, आरटीसी वाला नहीं आया है, क्वेश्चन आंसर वाला आया है, आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, आप उसके हिसाब से अपने पेजेस को डिवाइड कर लो। तो उसके हिसाब से आई थिंक वो बेटर हो जाएगा कि पेजेस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके आंसर है वो हो जाए। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोइट्री है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको स्किप नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारी पोइट्री ऐसी हैं जो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी पोइट्रीज ऐसी हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जब आरटीसी का पेपर आता है, आपको ऑप्शंस मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी में से कोई एक करो, क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी में से एक करो। वो थोड़ा सा सही पॉइंट है अगर आपको सारी पोइट्री का एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया पता है। तो कौन कौन सी पोइट्रीज़ है मैं अभी रीड आउट करती हूँ उनको, जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सेपरेट एक पूरी लिस्ट दे दूँगी उन जितनी भी पोइट्रीज़ हैं उनकी, जो इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट है, आपका जो फर्स्ट एरिया है जो कि आपका कैंटरबरी टेल्स का है, मेडिवल पीरियड, चौसर। चौसर में कैंटरबरी टेल्स इंपॉर्टेंट है, नन प्रिंस टेल इंपॉर्टेंट है। देन आपके स्पेंसर आते हैं सेकेंड यूनिट में। स्पेंसर में भी आपका एपिथेलमियम, प्रोथेलमियम, सोनेट के ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है फिलहाल, बट स्टिल अगर एपिथेलमियम प्रोथेलमियम है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर में हो चाहे वो आरटीसी में हो, आएगा ज़रूर। देन आपका मेटाफिजिकल है थर्ड यूनिट। मेटाफिजिकल में भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि गार्डन आपकी इंपॉर्टेंट है। गार्डन पोइट्री बहुत ईजी है, सिंपल सी लैंग्वेज है। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी, आप समरी सबकी पढ़ लेना। एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो क्या लिखना है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आप गूगल से जाके इसकी पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। कोई मिस्ट्रेस है आपकी, गुड मॉरो है, ट्विकनम गार्डन है, तो ये सब ध्यान रखना कि आप करके जा रहे हो। देन आपकी मिल्टन आती है। मिल्टन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी नहीं स्किप करो, तो आप बाद में मुझे ही गालियाँ दोगे कि मैंने बोला था। तो एक बार बेसिक सब जो भी आइडिया होता है ना कि मिल्टन ने किस किस के बारे में बात करी है, पैराडाइज लॉस्ट लिखी है तो क्या लिखी है, उसमें कौन कौन से आइडियाज़ हैं, तो थोड़ा थोड़ा हर एक पोइट्री के बारे में अगर आपको पता है तो एटलीस्ट 3 पेजेस आप भर दोगे, कोई बड़ी डील नहीं है। आराम से थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताओगे, पोइट के बारे में बता रहे हो, थोड़ी सी समरी बता रहे हो, थोड़े से उसमें कौन कौन से रेफरेंसेस यूज़ हो रखे हैं, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हो रखे हैं। फिफ्थ है आपका न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल में आपके ड्राइडन एंड पोप हैं, तो ड्राइडन की आपको मैकफ्लेक्नॉय पे एक बड़ा सा स्टार मार्क कर लेना। मैकफ्लेक्नॉय बहुत बार आता है, बहुत बहुत बार आता है। लास्ट पेपर में आई थिंक नहीं आया था, आई थिंक लास्ट पेपर में नहीं आया था, लेकिन बाकी हर एक पेपर में मैकफ्लेक्नॉय आया है। समझ में ना आए तो उसे रट लेना, लेकिन उसे पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 95% आई थिंक वो ज़रूर आएगा। देन आपके पास है एन एपिस्टल टू आर्बर्ट नॉट, ये भी कई बार आ चुका है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए, कई बार इसके ऊपर आरटीसी आई है, तो इसको देख के जाना। देन आपके पास है रोमांटिक में आपके पास ब्लेक है। ब्लेक से ज़्यादा उतना आता नहीं है, बट स्टिल, क्योंकि मैं किसी को मना नहीं करूँगी, मेन इंपॉर्टेंस देना आप इसमें। आपका कोल्ड्रिज है एंड आपके वर्ड्सवर्थ है। कोल्ड्रिज की कुबला खान है, डिजेक्शन एंड ओड है आपकी, फिर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है। ये सब चीज़ें बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, अच्छे से कवर करके जाना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। रोमांटिसिज्म की अगर आप बात करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास वर्ड्स है, कोल्ड्रिज है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में उन्होंने कहा लैम्प की बात करी है, तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने टाइगर की बात करी है, किस तरीके से दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं। तो समरी समरी सबकी अच्छे से पढ़ लेना। फिर सेकंड जनरेशन भी आती है आपकी रोमांटिक की, जैसे कि आपके कीट्स हैं, तो कीट्स ने क्या लिखी है उसको याद रखना। शैली ने जो भी पोइट्रीज़ लिखी हैं, क्योंकि रोमांटिसिज्म ईजी पड़ता है तो इसके क्वेश्चन ईजिली आपके निकल जाएंगे। हो सकता है आपका लक अच्छा हो, आपको पेपर में इस बार क्वेश्चन आंसर आ जाए, तो आप आराम से 4-5 क्वेश्चन अच्छे से करके आ जाओगे। देन आपका विक्टोरियन है। विक्टोरियन में आपके पास गॉब्लिन मार्केट इंपॉर्टेंट है। गॉब्लिन मार्केट बहुत बार आई हुई है, चर्च गोइंग आती है आपकी, वेस्टलैंड आती है, ये सारी मॉडर्न में आ जाएंगी। प्रोफेरियाज लवर इंपॉर्टेंट आती है कभी कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार आती है, पर बहुत बार है आती है। प्रोफेरियाज लवर की स्टोरी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, एक ही बार आप सुनोगे ना आपको मज़ा आ जाएगा उसकी स्टोरी सुन के। थोड़ा सा सैड स्टोरी है उसकी,
थोड़ा सा उसका जो लवर है वो साइको है, बट स्टिल आप एक बार पढ़ लेना। देन आपके पास है मॉडर्न पोइट्री 9 सेकंड ट्रॉय, छोटी सी है, इतनी सी है, जल्दी से हो जाएगी, एक ही रीडिंग की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सेकंड ट्रॉय है, चर्च गोइंग है आपकी, उसके बाद ईस्टर है, वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड इंपॉर्टेंट है, वेस्टलैंड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, आरटीसी भी आती है, क्योंकि वेस्टलैंड का एरिया ही इतना बड़ा है, उसमें 4-5 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है पोइट्री, तो वो। एंड देन लास्ट है आपका मॉडर्निस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, इसमें आपके पास चर्च गोइंग, डैडी, डैडी बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि डैडी बहुत बार आती है, सिल्विया प्लाथ की बहुत फेमस पोइट्री है। सो मेक श्योर कि आप इन सभी एरियाज़ को अच्छे से कवर कर रहे हो, जो जो मैंने आपको बोले हैं। एटलीस्ट सबकी समरी पढ़ लेना, ये एक मैंने बस ओवरथ्रू किया है, मैं एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगी जो आपको मिस नहीं करने हैं, आप उन्हें अच्छे से करके जाना। एंड या जो भी आपका आरटीसी आता है, आरटीसी का मतलब क्या होता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपको रेफरेंस देना है। फॉर एग्जांपल कोई भी 4 लाइन आई, आपको रेफरेंस देना है कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम दिस पोइट्री एंड द ऑथर वाज, द पोइट वाज दिस एंड इट वॉज रिटन ऑन दिस एरा, या फिर कोई भी एरा हो सकता है, इट वॉज पब्लिश्ड इन दिस एरा, कोई भी एरा आपका जो भी पोइट्री में है। देन आपका कॉन्टेक्स्ट आती है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी। फॉर एग्जाम्पल चौसर है, आप चौसर का मेंशन कर सकते हो कि मेडिवल कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी, तो मेडिवल टाइम की आप थोड़ी सी बात बता सकते हो। अगर आप रोमांटिसिज्म की बात कर रहे हो, आप कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी, रोमांटिसिज्म में लिखी गई थी, जहाँ पे नेचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी कि नेचर ही सब कुछ होता है, नर्चर होता है आपका। तो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने उस 4-5 लाइन के बारे में कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि शॉर्टली बोला क्या गया है, किस एरा की बात करी गई है मेनली। देन आपका आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो आप इसमें लास्ट में कमेंट करते हो, क्रिटिकली कमेंट करते हो, एक छोटी सी समरी टाइप की लिख सकते हो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है। समरी विल वर्क, क्योंकि समरी से हम सब पास हो जाते हैं। ऑलराइट, तो वो आप कर लेना। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आप लास्ट में थोड़े से लिटरेरी डिवाइसेस मेंशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एलिट्रेशन है, राइमिंग है, रिदम है, थोड़ा बहुत देख के आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके का स्टैंजा इसमें बन रखा है, किस तरीके के पैराग्राफ बन रखे हैं, तो वो चीज़ें मेंशन कर देना। एक छोटा सा कंक्लूजन दे देना कि इस पोइट ने अपनी पोइट्री में इस चीज़ को मेंशन किया है, इस चीज़ को हाईलाइट किया है। अगर आप वेस्टलैंड लिख रहे हो, एलियट ने क्या बात करी है कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रखा है, किस तरीके से ज़्यादा इतना ज़्यादा लोग एक दूसरे पे हावी हो रहे हैं, या फिर किस तरीके से वर्ल्ड वॉर के बाद चीज़ें बदल गई थी, लोग जो है मशीन बनते जा रहे हैं, किस तरीके से ब्लड शेड हो रहा है, तो उसको उन्होंने लिखा कि वेस्ट लैंड है, सब कुछ चीज़ें बर्बाद होती चली जा रही हैं, ह्यूमैनिटी नहीं है। तो वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो छोटा सा, कि थोड़ा सा क्रिटिकली आपका आंसर दिखे। सो आई रियली होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है। सो डू योर बेस्ट, आपके पास अभी भी 1 मंथ का टाइम है। मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर एग्जाम्स, एंड yeah, I will see you in the next video that will be about guidance video of MEG 2 British drama. सो अगर आपको लगता है वीडियो काम की थी, आगे भी काम की हो सकती है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जो भी आपका मन क्रैप कर सकते हो, इवन आप स्किप भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल। आपके पास 1 मंथ है, गो थ्रू कर लो, कुछ भी टाइम नहीं मिला है, समरी पढ़ लो, सबकी समरी से आपका काम चल जाएगा। इतना नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बट स्टिल आप पास हो जाओगे, काम आपका चल जाएगा। सो या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।